क्राइम हो मेनली आपने पुलिस को ही केस को सॉल्व करते हुए देखा होगा, पर पुलिस के अलावा भी ऐसे बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि क्राइम के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करती हैं। हर एजेंसी का अपना अलग अलग काम होता है। आज हम लोग ऐसे ही कुछ टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। नंबर 1, NTRO। दिसंबर 2014 एक कम्युनिकेशन सिग्नल कराची से निकलता हुआ मिला और ये सिग्नल कराची से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया तक कुछ जरूरी और इलीगल इक्विपमेंट्स के ट्रांसफर से रिलेटेड था। उस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच वैसे ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन था और ये सिग्नल के नोटिस होने के बाद वहाँ की नेवी को तुरंत ही इस बात की जानकारी दे दी गई और 2018 के न्यू ईयर ईव में एक सस्पिशियस बोट पोरबंदर कोस्ट से 200 किलोमीटर की दूरी पर मिला और उस बोट के लोगों को पकड़ लिया गया। तो इस केस में नेवी को जानकारी देने का काम किस एजेंसी ने किया? इसके पीछे नेशनल टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन थी। NTRO के रूल्स एंड रेगुलेशंस IB और रॉ की तरह ही होते हैं। अगर आपने रॉ और IB का नाम नहीं सुना है तो आगे हम इन दोनों के बारे में भी बताएंगे। NTRO का काम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, जैसे कि ये बाकी एजेंसीज को टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है और बाकी एजेंसीज को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये एजेंसी हाईटेक सर्विलेंस जॉब करती है, जैसे कि सैटेलाइट को मॉनिटर करना, टेरेस्ट्रियल मॉनिटरिंग, इंटरनेट मॉनिटरिंग, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फुल्ली फंक्शनल होने के लिए इस एजेंसी के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के हाई इक्विपमेंट्स अलग अलग देश से खरीदे गए हैं। इस एजेंसी की शुरुआत 2004 में हुई थी, पर इसका रोड मैप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2001 में बनाया था। इस एजेंसी ने बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाई है जो कि साइबर सिक्योरिटी, रिमोट सेंसिंग और बाकी के मॉनिटरिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। नंबर 2, NIA। 2019 में पुलवामा अटैक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो जिस एजेंसी ने पुलवामा अटैक पर इन्वेस्टिगेशन की है वो NIA ही है। ऐसे ही 26/11 टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया के एजेंसीज पर काफ़ी सवाल खड़े हुए कि कैसे कोई भी एक होटल में घुसकर दिन दहाड़े आतंकवादी हमला कर सकता है। तो एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ी जो कि सिर्फ टेररिस्ट अटैक पर फोकस करे। तो 31 दिसंबर 2008 में NIA का गठन हुआ। इस एजेंसी की पावर CBI या पुलिस से कहीं ज़्यादा होती है। NIA कहीं पर भी जाकर बिना स्टेट के परमिशन जांच कर सकती है। NIA पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहती है और इस एजेंसी पर कोई भी कैसा भी दबाव नहीं बना सकता। किसी भी सस्पेक्ट को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत होती है, पर NIA ही एक ऐसा एजेंसी है जो कि बिना वारंट के भी किसी भी सस्पेक्ट को अरेस्ट कर सकती है। NIA का गठन एक बहुत ही बड़ा सक्सेस था, क्योंकि 2008 के बाद से इंडिया में टेररिस्ट अटैक बहुत हद तक कम हुआ है। NIA के पास केस आने के बाद उस केस के सॉल्व होने के चांसेस 95% है, जो कि बहुत ज़्यादा है और इसमें ये दुनिया के सबसे बड़े एजेंसीज को टक्कर देती है। आज NIA में लगभग 700 लोग काम करते हैं और इसका बजट 115 करोड़ रुपए पर साल है। NIA ने अभी तक 2008 से 150 से भी ज़्यादा केसेस सॉल्व किया है और बड़े बड़े आतंकवादियों को भी NIA ने गिरफ्तार किया है। नंबर 3, CBI। CBI एक प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसने कि इस देश के कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व किया है। कुछ हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि 2008 नोएडा डबल मर्डर केस, भानवाड़ी डबल मर्डर केस, सत्यम स्कैंडल, सिस्टर अभया मर्डर केस, INX मीडिया केस और अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में भी CBI काम कर रही है। 1941 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर्म हुआ। ये एजेंसी का काम मर्डर, किडनैपिंग, करप्शन और कई सारे हाई प्रोफाइल केसेस को सॉल्व करना है। ये एजेंसी नॉर्मल एजेंसी से अलग है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। CBI सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर किसी भी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पहले इस एजेंसी का नाम सोशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट था और 1963 में इसका नाम बदलकर CBI हुआ। CBI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो कि 11 स्टोरी बिल्डिंग है और इसका वर्थ 160 करोड़ रुपए है। जैसा कि हमने NIA का कन्विक्शन रेट 95% बताया था, वैसे ही CBI का कन्विक्शन रेट लगभग 60 से 70% के बीच होता है। हालांकि CBI की कई बार आलोचना भी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार CBI पर कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाता है, इसलिए CBI कभी कभी केस को अच्छा से सॉल्व नहीं कर पाती। और RTI एक्ट के अनुसार भी कई लोगों ने यह रिवील किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी करप्शन पाया जाता है। नंबर 4, CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। 1902 में CID को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म किया ताकि इस देश में मर्डर, किडनैपिंग, दंगा और चोरी जैसे केसेस को सॉल्व किया जा सके। जैसा कि हमने CBI के बारे में बताया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, पर CID स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है और CID का ऑपरेशन क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है। ये सिर्फ एक स्टेट के बराबर होता है और किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए CID को हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर की ज़रूरत होती है।
सीआईडी में शामिल होने के लिए स्टेट पुलिस को पहले स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही कोई सीआईडी में शामिल हो पाता है। नंबर 5, इंटेलिजेंस ब्यूरो। 2008 में हैदराबाद में टेरर अटैक होने की आशंका थी, पर अटैक होने से पहले ही पुलिस को इस बात से चेता दिया गया और टेरर अटैक नहीं हुआ। इसी तरह के टेरर अटैक से बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईबी के पास है। आईबी इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी एजेंसीज में से एक है। इस एजेंसी की शुरुआत 1887 में ब्रिटिश ने की थी। दोस्तों, इस एजेंसी की बजट हर साल 2500 करोड़ रुपए है। उस समय ब्रिटिशर्स ने इस एजेंसी की शुरुआत इसलिए की थी ताकि नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से रशियन ट्रूप्स को मॉनिटर किया जा सके और रशियन ट्रूप्स आकर इंडिया को इन्वेड ना कर पाए। और इंडिपेंडेंस के बाद इस एजेंसी का नाम फाइनली बदलकर आईबी रख दिया गया। आईबी के डायरेक्टर हमेशा आईपीएस ऑफिसर में से ही चुने जाते हैं। आईबी एक बहुत ही खुफिया एजेंसी है, इसलिए आईबी के ज़्यादा काम और केसेस के बारे में जानकारी नहीं है, पर इस एजेंसी का मेन काम टेररिज्म जैसी गतिविधियों पर नजर रखना है। ये देश को आतंकवादियों से बचाती है। आईबी देश के इंटरनल अफेयर्स को हैंडल करती है, जबकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एक्सटर्नल अफेयर्स को हैंडल करती है। रॉ के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पहले तो आईबी देश के बाहर और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का भी काम करती थी, पर 1960s में चाइना के साथ वॉर में ये एजेंसी अच्छा से काम नहीं कर पाई, इसलिए एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ी जो कि सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स को हैंडल कर सके। इसलिए 1968 में रॉ का गठन हुआ। नंबर 6, रॉ। 1965 में चाइना का इंडिया के साथ वॉर के बाद एक ऐसी एजेंसी की जरूरत पड़ी जो कि सिर्फ एक्सटर्नल इश्यूज को संभाले। इसके पहले इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही आईबी संभालती थी। तो 1968 में इंदिरा गांधी के अंदर रॉ की स्थापना हुई। रॉ तो पूरे वर्ल्ड में टॉप एजेंसीज में से एक है। हमने तो टॉप 5 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड पर वीडियो भी बनाया है, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। रॉ के एजेंट्स बहुत ही खुफिया तरीके से काम करते हैं और इन्हें नॉर्मली पहचानना इम्पॉसिबल है। रॉ अपने इन्फॉर्मेशन को सेफ रखने के लिए कोई भी जानकारी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। रॉ ने कई सारे केसेस को सॉल्व किया है। 1971 में बांग्लादेश को फॉर्म करके अलग करना, 1975 में सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं था तो सिक्किम को इंडिया के अंदर लाने का काम भी रॉ ने ही किया था, और इंडिया की कोई भी न्यूक्लियर वेपन को सेफ रखने का काम भी रॉ के हाथ में है। रॉ ने अभी तक भूटान, अफगानिस्तान जैसे जगह में जाकर अभी तक लगभग 300 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि रॉ की एक बुरी बात है कि किसी भी एजेंट के शहीद होने के बाद उस एजेंट को किसी भी तरह का श्रद्धांजलि या सम्मान नहीं दिया जाता और इस मौत को पूरे देश से अनजान रखा जाता है। ये इसलिए होता है ताकि रॉ एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन खुफिया रह सके। नंबर 7, एनसीबी। किसी भी देश में ड्रग ट्रैफिकिंग और ड्रग रिलेटेड बिजनेस को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, तो एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ी जो कि सिर्फ इसी इश्यूज़ पर फोकस करे। तो इसलिए 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ। एनसीबी बाहर के देश से आने वाले ड्रग्स और स्मगलिंग पर भी नज़र रखती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस या फिर डायरेक्टली नियुक्त होकर आते हैं। एनसीबी का नेशनल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हालांकि मुंबई, इंदौर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना में भी इसके ऑफिसेज हैं। एनसीबी बाकी सब एजेंसीज के साथ क्लोज कोऑपरेशन में काम करती है। एनसीबी अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में भी ड्रग्स से रिलेटेड इश्यूज के कारण जुड़ चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।